जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BCOS 183 व्यापार में कंप्यूटर के अनुप्रयोग की ये पहली क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चंस आपके PYQ से लिए गए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जिसमें हम आपके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो VBI क्वेश्चंस है वो हम इस गैस पेपर में कवर करते हैं। अगर आप लोग गैस पेपर और क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग 100% एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। अगर आपको गैस पेपर को परचेज करना है तो आप लोग हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सअप करके परचेज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको वेबसाइट से करना है तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। इस वेबसाइट की लिंक भी आपको क्या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है, ठीक है। सर्च कोड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है BCOS 183, ठीक है। ये आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करें तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप इसको बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब चलते हैं वापस। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कंप्यूटर अनुप्रयोगों को परिभाषित कीजिए, व्यवसाय में उनके महत्व की व्याख्या कीजिए। यानी कंप्यूटर का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर है और जो है उनके व्यवसाय में उनका क्या महत्व है, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कंप्यूटर के एप्लीकेशंस जो है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस वे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो किसी विशेष कार्य या उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस होते हैं, यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, और सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जो किसी विशेष कार्य या उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। यानी कि जो जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो किसी ना किसी जो है स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है। ये अनुप्रयोग उपयोगकर्ताओं को विभिन्न कामों में तेजी और सटीकता से करने में मदद करते हैं। यानी कि जो ये एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर होते हैं वो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न कामों को तेजी और सटीकता से करने में मदद करते हैं। कंप्यूटर अनुप्रयोगों का प्रयोग कार्यालयों, उद्योगों और विद्यालयों, बैंकों, अस्पतालों और व्यापारिक संगठनों आदि में किया जाता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, टैली है, ईमेल क्लाइंट्स है, वेब ब्राउजर, ये सब क्या है, ये सब आपके जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन है। क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है। यानी कंप्यूटर जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर जैसे मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पर ये जो है कंप्यूटर एक लैपटॉप के अंदर ये जो है जो एप्लीकेशंस होते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, टैली, ईमेल क्लाइंट्स, वेब ब्राउजर्स, ठीक है, याहू, ये सब क्या है, ये सब जो है एक प्रकार के वहां पर जो है कंप्यूटर लैपटॉप में एप्लीकेशंस होते हैं, और हमारे मोबाइल में हम लोग इसको क्या कहते हैं, एप्स कहते हैं। इसके बाद व्यवसाय में कंप्यूटर अनुप्रयोगों का महत्व क्या है वो देख लेते हैं। आज के समय में व्यवसाय की सफलता काफी हद तक जो है कंप्यूटर अनुप्रयोगों पर निर्भर करती है। यहाँ पर देखिए, आपकी सफलता उसी पर निर्भर करेगी अगर आपको जो है कंप्यूटर के एप्लीकेशन का यूज करने से अच्छा यूज करना अच्छे से आता है। तो सबसे पहले डेटा प्रबंधन में सहायक। व्यवसाय में बड़ी मात्रा में डेटा उत्पन्न होता है, जैसे ग्राहक की जानकारी, बिक्री रिपोर्ट, स्टॉक डिटेल आदि। तो कंप्यूटर का अनुप्रयोग जैसे MS एक्सेल या डेटा बेस सॉफ्टवेयर जैसे MS एक्सेस और एक्ले डेटा को व्यवस्थित रूप से स्टोर और विश्लेषण करने में जो है मदद करते हैं। इसके बाद है संचार को आसान बनाना। ईमेल, वीडियो कॉल, चैट आदि जैसे अनुप्रयोग व्यवसाय में तुरंत और प्रभावी संचार के लिए बहुत उपयोगी हैं। इससे दूर दराज के कर्मचारियों और ग्राहकों से जुड़ना आसान हो जाता है। यानी कि जो संचार भी हम लोग इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद है लेखा पढ़ाई, मतलब कि अकाउंटिंग, टैली, क्विक बुक्स जैसे कंप्यूटर अनुप्रयोगों में कंपनियां अपनी आय, व्यय, लाभ, हानि और टैक्स रिकॉर्ड को सटीक रूप से देख सकती हैं। इससे वित्तीय निर्णय लेना आसान हो जाता है। यानी कि टैली, क्विक बुक जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन से वो लोग क्या करती, कंपनी अपनी आय, व्यय, लाभ, हानि सब देख सकती हैं। इसके बाद ऑटोमेशन, कई व्यवसाय कार्यों को ऑटोमेटेड बनाया जा सकता है, जैसे इनवॉइस बनाना, स्टॉक अपडेट करना, रिपोर्ट जनरेट करना आदि कंप्यूटर अनुप्रयोग द्वारा मिनटों में किए जा सकते हैं, जो पहले घंटों लगते थे। इसके बाद है प्रस्तुतिकरण और रिपोर्टिंग। पावर पॉइंट और अन्य प्रस्तुतिकरण उपकरणों का उपयोग करके व्यावसायिक मीटिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग
और विचार साझा करने में किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो है पेशेवर प्रस्तुति दी जा सकती है, यानी प्रोफेशनल हम लोग जो है वहां पर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसके बाद है ग्राहक सेवा, सीआरएम, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे सेल्स फोर्स व्यवसायों को अपने ग्राहकों से बेहतर संबंध बनाने और उनकी समस्याओं को तुरंत हल करने में मदद करते हैं। इसके बाद है विपणन और प्रचार, मतलब मार्केटिंग एंड प्रमोशंस, डिजिटल मार्केटिंग अनुप्रयोग जैसे गूगल एड्स, मेटा एड्स, कैनवा आदि। व्यवसाय ऑनलाइन विज्ञापन चला सकते हैं जिससे ग्राहक तक तेजी से पहुंचा जा सकता है। इसके बाद है ऑनलाइन व्यवसाय जैसे ई कॉमर्स, कई कंप्यूटर अनुप्रयोग जैसे शॉपिफाई, हु कॉमर्स, अमेजन सेलर सेंट्रल आदि का उपयोग करके व्यवसाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उत्पाद बेच सकते हैं। इससे उनकी पहुंच और बिक्री दोनों बढ़ती है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग फाइनल निष्कर्ष लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फाइनल यहाँ पर हम लोग जो है निष्कर्ष लिखेंगे और अपना आंसर समाप्त करेंगे। कंप्यूटर अनुप्रयोग आधुनिक व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। ये समय की बचत करते हैं और कार्यों को आसान बनाते हैं और व्यापारिक निर्णयों को प्रभावी बनाते हैं। बदलती तकनीकी दुनिया में कंप्यूटर अनुप्रयोग का सही उपयोग व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर अनुप्रयोग होते हैं ना, वो सबसे जरूरी है। अगर आपको भी नहीं आता है तो आप लोग जो है कंप्यूटर में एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड को है जरूर से सीख लीजिएगा। आप कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी में काम करने जाते हैं तो अगर आपको ये काम आता है तो आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सभी कंप्यूटर के अनुप्रयोग के महत्व देख लिया, उसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो ये सभी क्या काम हो गए, अब सभी ये काम ऑटोमेटेड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चलते, तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है। उससे पहले अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो अभी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक तो करते हैं और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, दोनों आप लोग अभी कर दीजिए अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो। और अगर आपको जो है टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे इसकी जो पीडीएफ है ना वहां पर हम शेयर कर देंगे, तो वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, व्यवसाय के संबंध में आईटी सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो प्रमुख आईटी सुरक्षा सिद्धांतों को उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। यानी सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे व्यवसाय के संबंध में आईटी सुरक्षा से मतलब आपका क्या है, और इसके बाद जो है दो प्रमुख आईटी सुरक्षा सिद्धांतों की यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुरक्षा का अर्थ है व्यवसाय से जुड़ी जानकारी, डेटा, कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डिजिटल संसाधनों की सुरक्षा करना ताकि कोई अनाधिकृत व्यक्ति या हैकर उन तक पहुंच ना पाए और डेटा को नुकसान ना पहुंचा सके। तो यहाँ पर आईटी सुरक्षा का मतलब क्या है कि व्यवसाय की कोई महत्वपूर्ण जानकारी या फिर डेटा हो या फिर कोई नेटवर्क या फिर आपकी जो डिजिटल संसाधन है उनकी सुरक्षा करना ताकि कोई अनाधिकृत व्यक्ति मतलब कोई हैकर उन तक ना पहुंच पाए, आपके डेटा को नुकसान ना पहुंचा सके। आज के डिजिटल युग में अधिकांश व्यवसाय ऑनलाइन या कंप्यूटर आधारित सिस्टम पर निर्भर हैं। तो वे अपने ग्राहकों की जानकारी, लेन देन का रिकॉर्ड, कर्मचारियों की जानकारी, व्यवसायिक योजनाएं और गोपनीय दस्तावेज डिजिटल रूप में रखते हैं। यदि यह जानकारी गलत हाथों में चली जाए या नष्ट हो जाए तो व्यवसाय को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए आईटी सुरक्षा जो है व्यवसाय के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। उसके बाद ये आईटी सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो गोपनीय जानकारी की रक्षा के लिए इसकी सुरक्षा पड़ी, धोखाधड़ी, हैकिंग से बचाव के लिए, कानूनी दायित्व को पूरा करने के लिए, व्यवसाय की निरंतरता के लिए और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पर जो ग्राहक और कंपनी की निजी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए जो है आईटी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी। हैकर जो सिस्टम को हैक ना कर सके उसके लिए हमको आईटी सुरक्षा की जरूरत पड़ी। डेटा खो जाने या फिर चोरी हो जाने के ऐसे व्यवसाय बंद भी हो सकता है और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसके बाद देख लें दो प्रमुख आईटी सुरक्षा सिद्धांत। तो सबसे पहला है गोपनीयता। तो गोपनीयता का अर्थ है जानकारी केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए जिन्हें उसकी आवश्यकता है और जो अधिकृत है। इसका उद्देश्य अनाधिकृत व्यक्तियों को जानकारी तक पहुंचाने से रोकना होता है, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी पड़ेगी, यानी कि गोपनीयता रखनी है। जैसे जो बैंक का सर्वर होता है ना, बैंक का जो आपके बैंक होती है उनके सर्वर क्या, उनके सर्वर खुद के होते हैं, जबकि ये गूगल वगैरह में उनका सर्वर नहीं होता है। इससे क्या होगा, गूगल में होंगे तो ये जो जानकारी है पब्लिक रहेगी, लेकिन ये जो है जानकारी पब्लिक नहीं की जाती है क्योंकि उनका जो है उनको वही जानकारी सिर्फ आपको पब्लिक देनी है और कौन सी पब्लिक जानकारी नहीं देनी है वो उन पर डिपेंड करता है। से मान लीजिए किसी बैंक के पास अपने ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी जैसे खाता संख्या, पासवर्ड, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि, ये जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाती है जिसे इसकी अनुमति नहीं है तो ग्राहक की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसलिए बैंक ऐसे सॉफ्टवेयर सुरक्षा उपाय अपनाता है जिससे जानकारी केवल अधिकृत कर्मचारियों सिस्टम को ही दिखे। तो यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना जो है पर्सनल सर्वर यूज करते हैं। क्या करते हैं? पर्सनल सर्वर यूज करते हैं, जिससे जो है डेटा सिर्फ उन्हीं के पास रहता है
ये डेटा गूगल में पब्लिकली नहीं दिखाई पड़ता है कि आप लोग गूगल में सर्च करेंगे फिर तो वहां पर आपको डेटा नहीं मिलेगा, उनका जो है खुद का सर्वर होता है। इसके बाद यहाँ पर है गोपनीयता बनाए रखने के उपाय क्या है। आप लोग डेटा इंक्रिप्शन यानी कि एसएसएल ले सकते हैं, पासवर्ड सुरक्षा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन यानी कि ओटीपी पासवर्ड, और एक्सेस कंट्रोल मतलब कौन क्या देख सकता है इसका नियंत्रण। ये सब जो गोपनीयता बनाए रखने के उपाय होते हैं। इसके बाद अखंडता मतलब कि इंटीग्रिटी। अखंडता का अर्थ है डेटा में कोई अनाधिकृत परिवर्तन ना हो, जैसे जैसी जानकारी दर्ज की गई वैसी ही बनी रहे और उसमें कोई गलत तरीके से बदल ना सके। तो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रिटी अखंडता का मतलब क्या है, डेटा में कोई अनाधिकृत जो है परिवर्तन ना। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी कंपनी ने किसी ग्राहक को 10,000 का भुगतान किया और यह विवरण उनके सिस्टम में रिकॉर्ड हुआ। यदि कोई हैकर सिस्टम को में घुस कर उस राशि को 1,000 या 1 लाख कर देता है तो इससे कंपनी को बड़ा वित्तीय नुकसान हो सकता है। इसलिए सिस्टम की अखंडता जो है बनाए रखना बहुत जरूरी होती है। डिजिटल सिग्नेचर अखंडता बनाए रखने क्या है, डिजिटल सिग्नेचर, चेकसम और हैशिंग तकनीकी, लॉगिन और जो है ऑडिट ट्रेल, बैकअप लेना ताकि मूल जानकारी को पुनः प्राप्त किया जा सके। इसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण आईटी सुरक्षा सिद्धांत जैसे उपलब्धता, प्रामाणिकता और इसके बाद उत्तरदायित्व। सही समय पर सही लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए और उपयोगकर्ता वही है जो दावा करता है। सिस्टम में कौन क्या कर रहा है इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष पर जाएंगे, अपना आंसर समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आईटी सुरक्षा किसी भी आधुनिक व्यवसाय के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। यह न केवल व्यवसाय को साइबर खतरों से बचाती बल्कि ग्राहकों और साझेदारों के विश्वास को भी मजबूत करती है। गोपनीयता और अखंडता जैसे सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं कि डेटा सुरक्षित, सही और विश्वसनीय बना रहे। सही सुरक्षा उपाय अपनाकर व्यवसाय अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम के उद्देश्य की संक्षेप में चर्चा कीजिए, ठीक है। साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम के महत्वपूर्ण कार्यों की आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या है, इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के उद्देश्य क्या है और इसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम के महत्वपूर्ण कार्य की व्याख्या देखेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं ओएस, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच पुल यानी कि ब्रिज का काम करता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। यानी कि जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या है, कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, मतलब कि वो एक डिब्बे के समान है। क्या है, वो एक डिब्बे के समान है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, कोई हार्डवेयर चीज नहीं होती, ओनली सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम लोग, अगर हम लोग सिस्टम में कहें जैसे कंप्यूटर में क्या होती है मदरबोर्ड, तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे मोबाइल को कंट्रोल करता है। वैसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, एमएस विंडो होती है, लिनक्स होते हैं, ये सब क्या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच पुल का काम करते हैं। साधारण शब्दों में अगर कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को चालू करते ही सबसे पहले लोड होता है और कंप्यूटर को चलाने लायक बनाता है। इसके बिना कंप्यूटर डिब्बे के समान होता है और जो काम नहीं कर सकता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर जैसे हम लोग ऑन करते हैं तुरंत वही प्रोग्राम लोड होता है। इसके बाद जो हमारा कंप्यूटर चलाने लायक होता है। उदाहरण के लिए विंडोज है, लिनक्स है, मैक ओएस है, एंड्रॉयड है, ये आईओएस है। तो ये क्या विंडोज, जैसे हम लोग अगर हमारे लैपटॉप में क्या हो विंडो ना पड़ी हो तो हम लैपटॉप क्या हमें ब्लैक स्क्रीन दिखेगी, क्या दिखेगी, ब्लैक स्क्रीन दिखेगी। तो वहां पर हम लोग कुछ चला ही सकते नहीं है। तो जब तक विंडो नहीं पड़ेगी यानी कि जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा होगा तब तक हम लोग कंप्यूटर में कुछ भी या लैपटॉप में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर संसाधनों का कुशल प्रबंधन करना और उपयोगकर्ताओं को एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान करना है। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस देना। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उपयोगकर्ता और मशीन के बीच संवाद स्थापित करता है। संसाधनों का प्रबंधन जैसे सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइस आदि का सही उपयोग सुनिश्चित करता है। कार्य निष्पादन को नियंत्रित करना, एक साथ चल रहे प्रोग्राम को वो मैनेज करता है। और इसके बाद सुरक्षा और डेटा सुरक्षा प्रदान करना। तो उपयोगकर्ता की जानकारी और फाइलों को अनाधिकृत उपयोग से बचाना किसका काम है, ओएस का काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसके बाद त्रुटि नियंत्रण मतलब सिस्टम में होने वाली गलतियों का पता लगाना और उन्हें सुधारना किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है, यानी कि ओएस का काम है, ठीक है। तो ये सब क्या है ओएस के उद्देश्य हैं, त्रुटि को नियंत्रित करना, सुरक्षा और जो है कार्य निष्पादन को नियंत्रित करना। इसके बाद देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य क्या, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला है प्रोसेसर प्रबंधन। सीपीयू का मुख्य जो है, सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य हिस्सा होता है जो सभी गणनाएं करता है।
यानी कि जब मान लीजिए ये आपका सीपीयू होता है, ठीक है, और ये आपका जो है डेस्कटॉप होता है। तो यहाँ से क्या होता है, जब हम लोग कोई चीज एंट्री करते हैं ये सीपीयू में जाए, फिर सीपीयू से डाटा वापस आता है। तो इसमें क्या हो, सबसे पहले सीपीयू गणना करेगा सारी, इसके बाद आंसर निकालेगा, फिर सीपीयू में जाएगा, फिर आंसर निकालेगा। तो यहाँ पर जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का मुख्य हिस्सा होता है, जो सभी गणनाएं करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यह तय करता है किस प्रोग्राम या प्रक्रिया को सीपीयू कब और कितनी देर तक उपयोग करना है। उदाहरण, जब आप एक साथ म्यूजिक सुन रहे हैं तो ब्राउजर भी चला रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों को समय बांटता है। इसके बाद मेमोरी प्रबंधन, मेमोरी मैनेजमेंट, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग चल रहे प्रोग्रामों और डेटा को स्थायी रूप से रखने के लिए होता है। ओएस यह सुनिश्चित करता है कौन सा प्रोग्राम कितनी मेमोरी उपयोग करेगा और कब उसे खाली करना है। अगर आप एक बड़ा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो ओएस उससे ज्यादा मेमोरी देता है। यानी कि वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, उसका काम होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर चलाया तो वो तुरंत क्या करेगा, डेटा लेगा, आपको देगा। तो यहाँ पर जो स्थायी अस्थायी डेटा होता है, क्या होता है, अस्थायी डेटा होता है, इसके बाद वो डेटा डिलीट हो जाता है। तो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम निर्धारित करता है किसको कितना जो है मेमोरी देना है। इसके बाद है फाइल सिस्टम प्रबंधन। ओएस यह तय करता है कि डेटा फाइलें कैसे स्टोर होंगी, उनका नाम क्या होगा और उन्हें कौन एक्सेस कर सकता है। जब आप माई डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही वही फोल्डर आपके लिए दिखाता है और अंदर की फाइलें व्यवस्थित करता है। डिवाइस प्रबंधन, डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव जैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को नियंत्रित करता है। जब आप प्रिंटर से कुछ छपते हैं तो क्या करते हैं, ओएस ही प्रिंटर ड्राइवर के माध्यम से निर्देश देता है। इसके बाद उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रदान करना। ओएस एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देता है, जैसे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिससे हम माउस और आइकन से काम कर सकते हैं। जैसे विंडो में स्टार्ट मेनू, टास्क बार, ये सब किसके हैं, उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रदान कौन करता है, ये सब ओएस के द्वारा दिए जाते हैं हमको। ये जो भी आइकन आपको नीचे दिख रहा है ना, ये सब किसके द्वारा दिए जाते हैं, ओएस के द्वारा दिए जाते हैं। इसके बाद सुरक्षा दी जाती है। ओएस उपयोगकर्ता को पासवर्ड जैसी सुविधाएं देकर डाटा की सुरक्षा करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि यह कोई अनाधिकृत व्यक्ति सिस्टम तक पहुंच ना सके। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष देंगे, अपना आंसर समाप्त करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है जो सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर काम करता है। यह उपयोगकर्ता को एक सरल और सुविधाजनक वातावरण प्रदान करता है जिससे वह विभिन्न कार्य कर सके। इसके बिना कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन मात्र है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी और समझने योग्य बनता है। तो यहाँ पर टोटल हमने लोगों ने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगली क्लास आएगी तो उसमें हम लोग और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।